हेलो दोस्तों, आज से हम शुरू करेंगे क्लास 11th फिजिक्स का एक ऐसा कोर्स जो आपके कॉन्सेप्ट्स को एक नए लेवल पे लेकर जाएगा। जो कंटेंट और क्लियरिटी आप यहाँ पाएंगे वो आपके एग्जाम्स और कॉन्सेप्ट्स दोनों के लिए काफ़ी इम्पैक्टफुल होगा। फिजिक्स सिर्फ एक सब्जेक्ट नहीं है, ये एक जर्नी है यूनिवर्स के सीक्रेट्स को समझने की। और मैं आपका गाइड अनुष मित्तल इस जर्नी में, जिसे मैंने अपने एक्सपीरियंस से और भी इंटरेस्टिंग बनाया है। मेरा गोल है कि आप लोग सिर्फ एग्जाम्स के लिए नहीं बल्कि कंसेप्ट को जेन्युइनली समझें और उसे फील करें। मैं आपको वो टेक्निक्स और ट्रिक्स सिखाऊंगा जो आपको कंसेप्ट्स को सिंप्लीफाई करने में हेल्प करे और इससे आपका फिजिक्स और भी इंटरेस्टिंग बन जाएगा। आज हम शुरू करेंगे बिल्कुल बेसिक से, यूनिट और डायमेंशन से। ये वो फाउंडेशन है जो आपके फिजिक्स के कंसेप्ट को स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। तो स्टूडेंट्स, अब आपके पास एक चांस है कि आप मेरी इस जर्नी का पार्ट बनकर अपने कंसेप्ट्स को मास्टर करें और फिजिक्स को एक अलग नज़रिए से देखें। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं एक अमेजिंग लर्निंग एक्सपीरियंस के साथ जो आपको कहीं और नहीं मिलेगा। तो सबसे पहले आता है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज और उनका क्लासिफिकेशन, ये वही कॉन्सेप्ट्स है जो फिजिक्स की फाउंडेशन बनाते हैं। और अगर ये कॉन्सेप्ट्स क्लियर हैं तो आप आगे के टॉपिक्स में बहुत इजीली मास्टर कर पाएंगे। सबसे पहले समझते हैं कि ये फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है। सिंपल शब्दों में वो सभी चीज़ें जो हम किसी तरह मेज़र कर सकते हैं और जो फिजिक्स के रूल्स और लॉज को एक्सप्लेन करने में मदद करते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज कहते हैं। क्वांटिटीज क्या होती हैं? वो सभी चीज जिसे हम मेजर कर पाए। जिन्हें हम मेजर नहीं कर सकते उन्हें क्वांटिटीज नहीं कह सकते। जैसे मैं एग्जांपल दूं, लव, प्यार। आप प्यार को, लव को मेजर नहीं कर सकते। कम या ज्यादा बोल सकते हो कि किसी चीज के लिए आपका लव कम है या किसी चीज के लिए ज्यादा, बट आप उसे मेजर नहीं कर सकते। हेट हो गया, नफरत। एंगर हो गया, गुस्सा। आप ये चीजें मेजर नहीं कर सकते, तो ये क्वांटिटी नहीं है। क्वांटिटी सिर्फ उसी को कहते हैं जिन्हें हम मेजर कर पाए। और जो क्वांटिटीज फिजिक्स में हम लोग यूज करेंगे, फिजिक्स के लॉ को एक्सप्लेन करने के लिए, उनको समझने के लिए, उन क्वांटिटीज को हम क्या बोलेंगे? उन्हें हम कहेंगे फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे कि लेंथ, वेलोसिटी, एक्सलरेशन, फोर्स, टाइम, प्रेशर, मास, डेंसिटी। इन सबको हम मेजर कर सकते हैं। जैसे मैं बात करूं अगर वेलोसिटी की, वेलोसिटी हमारे पास क्या होती है? वेलोसिटी को हमारे पास कैलकुलेट करने का फॉर्मूला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अगर हम डिस्प्लेसमेंट को टाइम से डिवाइड करते हैं तो हमारे पास वेलोसिटी आ जाती है। तो हम वेलोसिटी को मेजर कर सकते हैं। आप कोई भी चीज देख लीजिए, फोर्स, फोर्स का हमारे पास फॉर्मूला F इजिकल टू एम इंटू ए, न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन। आप इन सभी चीजों को मेजर कर सकते हो, तो इसलिए हम इन्हें फिजिकल क्वांटिटीज बोल रहे हैं, क्योंकि इन्हीं की हेल्प से हम फिजिक्स के लॉज को एक्सप्लेन करेंगे। अब फिजिकल क्वांटिटीज तीन तरह की होती है। एक है हमारे पास फंडामेंटल और बेस क्वांटिटीज, डिराइव्ड क्वांटिटीज एंड सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। तो सबसे पहले अगर बात करें फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज की, तो वो एलिमेंट्री या बेसिक बुनियादी क्वांटिटीज हैं जो पूरे फिजिक्स के स्पैन को कवर करती है। मतलब ये वो क्वांटिटीज है जो और किसी क्वांटिटी से डिराइव्ड नहीं है, ये इंडिपेंडेंट होती है। एग्जाम्पल, जैसे मैं लेंथ की बात करूं, मैं मास की बात करूं, मैं टाइम की बात करूं, तो लेंथ, मास, टाइम ये सब फंडामेंटल क्वांटिटीज है, क्योंकि इनके बिना हम और क्वांटिटीज को डिराइव नहीं कर सकते। ये बिल्कुल बेस की तरह है जिनके बिना फिजिक्स की बिल्डिंग खड़ी नहीं हो सकती। इन फंडामेंटल क्वांटिटीज को ऐसे डिजाइन किया गया है कि ये एक दूसरे से
इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। So these are the elementary quantities which cover the entire span of physics. Any other quantities can be derived from these fundamental quantities. तो ये बेसिकली फंडामेंटल क्वांटिटीज ऐसे डिजाइन की गई है कि ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होनी चाहिए। मतलब अगर हम डिस्टेंस और टाइम को बेसिक क्वांटिटीज मानते हैं तो हम वेलोसिटी को बेसिक क्वांटिटी नहीं मान सकते, क्योंकि जो वेलोसिटी है, जैसे मैं एग्जांपल लूँ वेलोसिटी, तो वेलोसिटी हम डिराइव कर सकते हैं अगर हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, या नॉर्मल शब्दों में जो स्पीड होती है हमारी डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। तो आप स्पीड निकाल सकते हो डिस्टेंस और टाइम की हेल्प से। तो डिस्टेंस और टाइम, डिस्टेंस टाइम और स्पीड, ये आप फंडामेंटल नहीं ले सकते। क्यों? क्योंकि आप स्पीड को डिराइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और टाइम, या फिर वेलोसिटी को आप डिराइव कर रहे हो विद द हेल्प ऑफ डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो वेलोसिटी आपकी डिपेंडेंट होगी डिस्प्लेसमेंट और टाइम पर, तो ये इंडिपेंडेंट नहीं है। तो आप इसे वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट और टाइम को फंडामेंटल क्वांटिटी में नहीं ले सकते। यहां पर देखिए एक टर्म मेंशन है सीजीपीएम। सीजीपीएम यानी जनरल कॉन्फ्रेंस ऑन वेट्स एंड मेजर्स, एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो वेट्स और मेजर से रिलेटेड स्टैंडर्ड्स को डेवलप और मेंटेन करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन 1875 में स्टैब्लिश हुई थी और इसका काम था कि दुनिया भर में एक कंसिस्टेंट और यूनिवर्सल मेजरमेंट सिस्टम बनाया जाए। सीजीपीएम हर 4 से 6 साल में कॉन्फ्रेंस कंडक्ट करती है, जिसमें नए स्टैंडर्ड्स, यूनिट और मेजरमेंट टेक्निक्स को रिवाइज और अप्रूव करती है, जिसमें अप्रूव होते हैं। इसी ऑर्गेनाइजेशन ने ऑफिशियली 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को डिफाइन किया जो हर जगह यूनिवर्सली फॉलो की जाती है। ये फंडामेंटल यूनिट्स, जिसे हम एसआई यूनिट्स भी कहते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, दैट इज एसआई यूनिट्स, दुनिया भर के साइंटिफिक रिसर्च और डेली मेजरमेंट्स में यूज होते हैं। सीजीपीएम के जो डिसीजंस है हर फील्ड में, चाहे वो साइंस हो, इंजीनियरिंग हो या ट्रेड, उनका स्टैंडर्ड मेंटेन करते हैं। अब इन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज को समझते हैं। ये है लेंथ, टाइम, मास, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, ल्यूमिनस इंटेंसिटी एंड अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। हर क्वांटिटी का एक सिंबल होता है जो हम शॉर्ट में लिखने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल जैसे आपने देखा होगा, आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहाँ पर लेंथ का सिंबल एल है। वैसे ही मास के लिए हम एम का यूज कर रहे हैं, टाइम के लिए हम टी को यूज कर रहे हैं, टेम्परेचर के लिए हम के को यूज कर रहे हैं। जनरली स्टूडेंट्स के मन में एक क्वेश्चन आता है कि हम इन्हीं क्वांटिटीज को ही फंडामेंटल क्वांटिटीज क्यों चुनते हैं, इन्हीं को ही हमने फंडामेंटल क्वांटिटी क्यों चुना। उन्हें फंडामेंटल इसलिए कहा गया, इन क्वांटिटीज को फंडामेंटल इसलिए कहा गया क्योंकि इनके बिना दूसरी सभी फिजिकल क्वांटिटीज डिराइव्ड की ही नहीं जा सकती। सोचिए अगर हमारे पास लेंथ और टाइम ना हो, ना हमारे पास लेंथ है ना हमारे पास टाइम है, लेंथ बेसिकली डिस्टेंस, तो अगर ये दो क्वांटिटी नहीं होगी तो हम स्पीड को कैसे मेजर करेंगे, तो हम स्पीड को मेजर ही नहीं कर पाएंगे। इसी वजह से ये 7 हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज है। फंडामेंटल क्वांटिटीज से हम और क्वांटिटीज को डिराइव कर सकते हैं। इन्हें हम जो क्वांटिटीज फंडामेंटल क्वांटिटीज की हेल्प से निकाली जाती है उन्हें हम कहते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, उन्हें हम बोलते हैं डिराइव्ड। जैसे एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं, वेलोसिटी हो गई, वेलोसिटी को हमने निकाला डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम से, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। डिस्प्लेसमेंट बेसिकली क्या होता है, 2 पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, यानी कि ये लेंथ हो गया। तो बेसिकली आप लेंथ को टाइम से डिवाइड कर रहे हो, तो लेंथ को टाइम से डिवाइड करके हमने वेलोसिटी निकाला, तो वेलोसिटी मेरे पास क्या है, एक डिराइव्ड क्वांटिटी है। सिमिलरली अगर मैं फोर्स की बात करूं,
तो फोर्स मेरे पास होता है मास इनटू एक्सलरेशन। तो मास और एक्सलरेशन की हेल्प से हमने फोर्स को कैलकुलेट किया, फोर्स को मेजर किया। तो फोर्स हमारे पास क्या हो गया, ये डिराइव्ड क्वांटिटी हो गया। यहां पर एक और इंटरेस्टिंग कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस का। अगर कोई क्वांटिटी दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड करती है तो हम उसे फंडामेंटल नहीं मान सकते। जैसे अगर मैं बात करूं एरिया, लेंथ, वेलोसिटी, क्या हम इसे फंडामेंटल क्वांटिटी मान सकते हैं? नहीं, हम इसे फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि जो लेंथ है वो बेसिकली एल है, और हमारे पास जो एरिया क्या है हमारे पास, जैसे मुझे किसी रेक्टेंगल का एरिया निकालना है तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ, तो एल इंटू बी करके मैं उसका एरिया निकालता हूँ। सपोज लेंथ मेरी मीटर में है, ब्रेड्थ भी मेरी मीटर में है, तो एरिया आ जाएगा मीटर स्क्वायर। तो मेरा जो एरिया है वो लेंथ पर डिपेंडेंट है, और फंडामेंटल क्वांटिटीज वो होती है जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती। तो हम इन्हें फंडामेंटल क्वांटिटी, एरिया, लेंथ, वेलोसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं ले सकते। Any set of independent quantities can be chosen as base quantities by which all other physical quantities can be derived. तो आप कोई भी 7 इंडिपेंडेंट क्वांटिटी ले सकते हो जिनकी हेल्प से हम बाकी क्वांटिटीज को ड्राइव करेंगे जो एक दूसरे पर डिपेंडेंट ना हो। जैसे यहाँ पर एरिया, वेलोसिटी, डेंसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, रेसिस्टेंस, ल्यूमिनस, मोल, ये भी आप फंडामेंटल क्वांटिटी चूज कर सकते हो क्योंकि ये एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। दे कैन बी चूजन एज बेस क्वांटिटीज ऑन सम अदर प्लैनेट्स, दीज माइट आल्सो बी यूज एज अ बेसिक क्वांटिटीज। हमारे प्लैनेट पर, अर्थ पर जो फंडामेंटल क्वांटिटीज है वो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है जो आपको याद रखनी है। As explained earlier, length, area, velocity cannot be used as basic quantities, क्योंकि जो एरिया होता है वो लेंथ पर डिपेंडेंट है, लेंथ का स्क्वायर करें तो एरिया मिलता है, सो दे आर नॉट इंडिपेंडेंट, इसलिए ये हमारी फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। अब आता है हमारे पास डिराइव्ड क्वांटिटीज। डिराइव्ड क्वांटिटीज का मतलब क्या होता है? डिराइव्ड क्वांटिटीज वो फिजिकल क्वांटिटीज है जो हम फंडामेंटल क्वांटिटीज से डिराइव्ड कर सकते हैं, यानी उन्हें फंडामेंटल क्वांटिटीज या बेसिक क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस किया जा सकता है। फॉर एग्जांपल मोमेंटम, हमने 10th क्लास में सीखा है कि मोमेंटम होता है हमारे पास मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। सो किसी बॉडी के पास, जिसके पास मास m है, उसके पास अगर v वेलोसिटी आ जाए तो उसके पास जो मैग्नीट्यूड में मोमेंटम होता है वो कितना होता है? वो होता है हमारे पास m इंटू वी। सो अब यहाँ पर देखिए कैसे हम मोमेंटम को फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करते हैं। अब मास जो हमारे पास होता है फंडामेंटल क्वांटिटीज में, उसका डायमेंशनल फॉर्मूला, उसका हम लिखते हैं m, और जो वेलोसिटी है हमारे पास यहाँ पर वेलोसिटी, वो हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटी नहीं है। वेलोसिटी खुद एक डिराइव्ड क्वांटिटी है जिसे हम डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, इस फॉर्मूले की हेल्प से डिराइव्ड करते हैं। डिस्प्लेसमेंट दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज डिस्प्लेसमेंट, यानी कि ये हो गया लेंथ l, और टाइम से अगर हम डिवाइड करते हैं तो वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला या फिर वेलोसिटी के जो डायमेंशंस आते हैं वो आते हैं हमारे पास l बाई टी, और कह लीजिए l t इनवर्स। तो यहाँ पर मोमेंटम का अगर हमें फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में से एक्सप्रेस करना है तो ये था मास इंटू वेलोसिटी, और वेलोसिटी का जो हमारे पास आया है फंडामेंटल क्वांटिटीज़ की टर्म्स में वो आया है एल टी इनवर्स। तो आपके पास मोमेंटम का यहाँ पर डायमेंशनल फॉर्मूला डिराइव हो गया। डायमेंशनल फॉर्मूले को हम हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर क्लोज करते हैं, सो एम एल टी माइनस 1। अब इसका मतलब क्या है? इस डायमेंशनल फॉर्मूले का ये जो हमने डिराइव किया है इसका क्या मतलब है? तो
m1 l1 t inverse, it is called the dimensional formula of the momentum, or we can say that momentum has one dimension in m में इसकी वन डायमेंशन है, मास में वन डायमेंशन है, वन डायमेंशन इन मीटर, लेंथ में इसकी वन डायमेंशन है, एंड माइनस वन डायमेंशन इन टाइम, टाइम में इसकी माइनस वन डायमेंशन है. Representation of any quantity in terms of basic quantities, that is MLT, is called dimensional formula, and in the representation power of the basic quantities are called dimensions. ये जो हमारी पावर है इनको हम क्या बोलेंगे, इन्हें हम कहेंगे dimensions. और MLT की पावर में एक्सप्रेस करना ही हमारा क्या कहलाता है, that is dimensional formula. डिराइव्ड क्वांटिटीज का कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी से हम समझ पाते हैं कि कैसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज़ का यूज़ करके नए क्वांटिटीज़ को डिफाइन कर सकते हैं. डायमेंशनल एनालिसिस का फ़ायदा ये है कि ये हमें किसी भी इक्वेशन को वेरीफाई करने में हेल्प करता है. अगर दोनों साइड्स के डायमेंशन सेम हैं तो वो इक्वेशन डायमेंशनली करेक्ट होगी. जैसे हम आगे पढ़ेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन में, v is equal to u plus 80, s is equal to ut plus half 80 square, v square minus u square that is equal to 2as. हम ये तीन मोशन ऑफ इक्वेशन पढ़ेंगे आने वाले क्लासेस में, और इवन हम 9th क्लासेस में इनको पढ़ भी चुके हैं. तो ये इक्वेशन अगर हम इनको डायमेंशनली चेक करें तो इनके डायमेंशंस हमें लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों साइड पर सेम मिलेंगे. आने वाली क्लासेस में हम इसे कवर भी करेंगे. अब बात करते हैं सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज. हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो हैं ही, इसके साथ साथ हमारे पास 2 सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज भी हैं. और ये 2 क्वांटिटी है, एक है हमारे पास प्लेन एंगल, एक है हमारे पास सॉलिड एंगल. अगर मैं प्लेन एंगल की बात करूं तो प्लेन एंगल बेसिकली क्या होगा, दो लाइन के बीच का रोटेशन, दो लाइन के बीच का एंगल, दैट इज योर प्लेन एंगल. प्लेन एंगल को हम थीटा से दिखाते हैं, ये हमारा सिंबल रहेगा. और इसकी जो एसआई यूनिट रहती है, थीटा की जो एसआई यूनिट रहती है, दैट इज रेडियन. थीटा को हम रेडियन में मेजर करते हैं. डिग्री हमारे पास एसआई यूनिट नहीं होती, डिग्री इज नॉट द एसआई यूनिट. तो हमारे पास कन्वर्जन फॉर्मूला भी होता है कि जैसे हमारे पास 40 डिग्री आ जाए, 50 डिग्री आ जाए, उसको रेडियन में कैसे कन्वर्ट करें. तो एक रिलेशन आपको याद रखना है. आने वाली क्लासेस में हम और इस पर ज़्यादा क्वेश्चंस करेंगे. तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो आपका पाई रेडियन होता है, पाई रेडियन, वो आपका 180 डिग्री के बराबर होता है. तो अगर आपके पास कहीं पर एंगल दिया गया है 90 डिग्री, तो 90 डिग्री को आपको रेडियन में कन्वर्ट करना है, क्योंकि आपको एंगल जितने भी आप न्यूमेरिकल्स यूज़ करोगे, जितने भी न्यूमेरिकल सोल्व करोगे, उसमें आप एंगल रेडियन में आप पुट करोगे. तो अगर पाई रेडियन 180 डिग्री है तो हमारे पास 90 डिग्री किसके बराबर हो जाएगा, दैट इज π/2 रेडियन. उसके बाद आता है सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल बेसिकली जो काम यहाँ पर प्लेन एंगल है, प्लेन एंगल कर रहा है, प्लेन एंगल 2D में करता है, 2 डायमेंशन में करता है. सॉलिड एंगल वही 3D में करता है. सॉलिड एंगल को हम आने वाली क्लासेस में कवर करेंगे, इसको डेप्थ में समझेंगे. तो अभी आपको ध्यान रखना है कि हमारे पास जो सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज़ है वो 2 तरह की है, वन इज़ प्लेन एंगल एंड वन इज़ सॉलिड एंगल. सॉलिड एंगल की जो एसआई यूनिट होती है वो आपको ध्यान रखनी है स्टीरेडियन. स्टीरेडियन इसकी एसआई यूनिट रहेगी. अब हम डायमेंशन की कंसेप्ट को समझते हैं. आपने देखा होगा कि हाइट, विड्थ, रेडियस, डिस्प्लेसमेंट, ये सब किसके टाइप है, ये सब हमारे पास लेंथ के टाइप है. इनका डायमेंशन क्या होगा, इनका डायमेंशन हमेशा एल होगा. अगर मैं हाइट की बात करूं, किसी ऑब्जेक्ट की हाइट, जैसे मैं ये ऑब्जेक्ट लेता हूं तो इस ऑब्जेक्ट की हाइट बेसिकली क्या दिखा रहा है, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ दिखा रहा है कि यहाँ से यहाँ तक की लेंथ कितनी है. अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो ये ऑब्जेक्ट की विड्थ हो गई
और ये भी बेसिकली हमें लेंथ ही दिखा रहा है। अगर मैं रेडियस की बात करूं, मैं एक सर्कल ड्रॉ करता हूं, ये मेरे पास सर्कल है जिसमें ये मेरे पास क्या रहेगी, ये मेरे पास इसकी रेडियस रहेगी यहाँ से यहाँ तक। तो ये भी बेसिकली रेडियस भी बेसिकली क्या है, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस यानी कि लेंथ हो गई। और डिस्प्लेसमेंट हम कवर कर चुके हैं, दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, दैट इज 9th क्लास में भी हमने कवर किया इस चीज़ को। दो पॉइंट्स के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस दैट इज डिस्प्लेसमेंट, ये भी हमारा लेंथ। तो हाइट के लिए जहाँ भी हाइट यूज़ होगी एल डायमेंशन, विड्थ कहीं पर एल डायमेंशन यूज़ करना है, रेडियस के लिए एल डायमेंशन, एंड डिस्प्लेसमेंट के लिए भी हम एल डायमेंशन को यूज़ करेंगे। सो हाइट कैन बी रीड एज डायमेंशन ऑफ हाइट। बात करें अगर एरिया की, तो एरिया हमारे पास क्या होगा, एरिया होगा लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ इंटू विड्थ, तो लेंथ के लिए हम डायमेंशनल फॉर्मूला एल यूज़ करेंगे, विड्थ के लिए भी एल यूज़ करेंगे, तो एरिया हमारे पास एल स्क्वायर। तो एरिया जब भी आएगा तो हमारे पास जो डायमेंशन होगा उसके लिए हमें एल स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हमें रखना है एल स्क्वायर। सो एरिया आप किसी भी ऑब्जेक्ट का निकालो, चाहे आप सर्कल का एरिया निकालो, चाहे रेक्टेंगल का एरिया निकालो, चाहे क्यूबॉइड का सरफेस एरिया, किसी भी ऑब्जेक्ट का एरिया निकालो, आपका उसका डायमेंशनल फॉर्मूला एल स्क्वायर ही रहेगा। जैसे अगर मैं बात करूँ सर्कल का एरिया पाई आर स्क्वायर, अब पाई जो है उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, डायमेंशन फॉर्मूला हम उसका 1 लिखेंगे, क्योंकि जो पाई है ना तो वो मास की टर्म्स में एक्सप्रेस होगा, ना लेंथ की ना टाइम की। तो पाई के लिए हम 1 यूज़ करेंगे, और आर हमारे पास क्या है, दैट इज़ रेडियस। सो रेडियस के लिए हम यूज़ करेंगे एल, और यहाँ पर आर स्क्वायर है तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा एल स्क्वायर। सो एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास एल स्क्वायर। पाई इज नॉट द काइंड ऑफ लेंथ, mass or time, so pi should not affect the dimension of area. Dimension should be m0 l0 t0, तो पाए का कोई भी डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं है, and we can say that it is dimensionless. From the similar logic we can say that all numbers are dimensionless. चाहे आपके पास 2 3 4 कोई भी आ जाए, ये सब आपके पास क्या होंगे, डायमेंशनलेस होंगे। अब यहाँ पे बात करें अगर वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम को हम कैसे लिख सकते हैं, वॉल्यूम अगर मैं किसी क्यूबॉइड की लिखता हूँ तो लेंथ इंटू विड्थ इंटू हाइट, लेंथ के लिए एल, विड्थ के लिए भी एल, एंड हाइट के लिए भी एल। सो बेसिकली ये हो गया एल क्यूब। तो आप चाहे किसी भी ऑब्जेक्ट की वॉल्यूम निकालें, चाहे आप स्फीयर की वॉल्यूम निकालें, सिलेंडर की वॉल्यूम निकालें, कोन की वॉल्यूम निकालें, सबके लिए हमारे पास क्या रहेगा, डायमेंशन एल क्यूब। स्फीयर के लिए होगा 4/3 पाई आर क्यूब। 4 हमारे पास एक नंबर है, 3 हमारे पास नंबर है, ये पाई भी हमारे पास क्या है, पाई भी हमारे पास कांस्टेंट है बेसिकली, तो इस अब इनका कोई डायमेंशन नहीं है। आर क्यूब यानी कि एल क्यूब, सो डायमेंशन फॉर्मूला एल क्यूब। सो पाई एंड 4/3 आर डायमेंशनलेस कांस्टेंट, सो एल क्यूब। डायमेंशन ऑफ वॉल्यूम विल ऑलवेज बी एल क्यूब वेदर इट इज अ वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड और स्फीयर और एनी अदर ऑब्जेक्ट। अब हम सीखेंगे यहाँ पर डेंसिटी को एक्सप्रेस करना। देखिए डेंसिटी को फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म्स में कैसे एक्सप्रेस करें, डेंसिटी क्या होती है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। सो अगर मैं मास की बात करूं तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा m, वॉल्यूम का डायमेंशनल फॉर्मूला होगा l क्यूब। सो यहाँ से मेरे पास आ जाएगा m l - 3, स्क्वायर ब्रैकेट में आपको इसे क्लोज कर देना है। वेलोसिटी का हम निकाल चुके हैं, दैट इज डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, और l डिवाइडेड बाय टाइम, और ये हो जाएगा m यहाँ पर है नहीं तो m0 l की पावर 1 और t इनवर्स। सो ये मेरे पास डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया वेलोसिटी का। नेक्स्ट हमारे पास आता है दैट इज एक्सलरेशन। हम आने वाली क्लासेस में सीखेंगे एक्सलरेशन, दैट इज चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम। इवन हमने जूनियर क्लासेस में 9th क्लासेस में पढ़ा भी है। सो एक्सलरेशन के लिए ए, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। सो वेलोसिटी, तो ऊपर हमारे पास वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला है हमारे पास एल टी इनवर्स डिवाइडेड बाय टाइम। सो ये हो जाएगा एल टी - 2। सो हमारे पास इसे हम फंडामेंटल क्वांटिटीज की टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे एक्सलरेशन को, तो लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -2। मोमेंटम
हम ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, दैट इज मास मल्टीप्लाइड बाय वेलोसिटी। अगर मैं मास का लिखता हूँ डायमेंशन, दैट इज m, और वेलोसिटी होता है Lt-1, सो मोमेंटम का मेरे पास निकल कर आता है दैट इज mLt-1। नेक्स्ट आता है हमारे पास मोस्ट इंपॉर्टेंट फोर्स। फोर्स बेसिकली जैसे न्यूटन सेकेंड लॉ से हमें पता है, फोर्स हमारे पास होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का जो डायमेंशनल फॉर्मूला है वो आपको याद रख लेना है, mLt-2। कैसे आया मैं अभी बताऊंगा, लेकिन आपको ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है, क्योंकि इसकी हेल्प से हम बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटीज का फॉर्मूला डिराइव करेंगे। हम फोर्स का बार बार निकालेंगे नहीं, फोर्स का हमें याद रखना है। निकालना कैसे है, मास इनटू एक्सेलरेशन। सो मास का है हमारे पास m और एक्सेलरेशन का हमने निकाला है Lt-2। सो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आ गया mLt-2, यानी कि मास 1 डायमेंशन, लेंथ 1 डायमेंशन एंड टाइम -2 डायमेंशन। तो mLt-2 बिल्कुल याद रखना है। वर्क और एनर्जी, तो वर्क जो डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का होगा वही एनर्जी का होगा, क्योंकि जो भी काम हम किसी ऑब्जेक्ट पर करते हैं वो उसकी एनर्जी की फॉर्म में उसमें स्टोर हो जाता है। तो वर्क और एनर्जी, सो वर्क के फॉर्मूला क्या रहेगा इसका, वर्क का फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, जो जूनियर क्लासेस में हमने सीखा भी है। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा mLt-2 एंड डिस्प्लेसमेंट का डायमेंशनल फॉर्मूला हमारे पास L, तो यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा mL2t-2। तो ये डायमेंशनल फॉर्मूला वर्क का हो गया और यही हमारे पास एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला है।